हेलो फ्रेंड्स। जो ये पर्टिकुलर सीरीज है ये उन लोगों के लिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं और वो बिल्कुल नए हैं एक्सेल के लिए। तो देखिए आज का ये वीडियो जिसके अंदर मैं आपको बेसिक एक्सेल के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले देखिए एक्सेल को ओपन करने के हमारे पास कई अलग अलग तरीके। तो देखिए सबसे पहला तरीका क्या है कि हम स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे और देखिए ये मेरे पास मेन्यू आपको नजर आ रही है और ये देखिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नजर आ रहा है। ए से आपको ये कुछ एप्लीकेशन है, सी से आ रहा है, डी से आ रहा है, ई से आ रहा है। हाँ, और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैं विंडोज 10 को यूज कर रहा हूँ। हो सकता है अलग अलग विंडोज के वर्जन के अंदर ये थोड़ा डिफर हो सकता है, तो ये विंडोज 10 के अंदर आपको कैसे दिखेगा। जैसे कि मैंने एक्सेल 2016 इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे को यहाँ पे एक्सेल 2016 दिख रहा है। इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखिए मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया है। जब मैं एक्सेल की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए आपको ब्लैंक शीट के लिए कहता है कि मैं एक ब्लैंक शीट लेके काम शुरू करना चाहता हूं। आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे, ये क्या करेगा, आपका एक्सेल ओपन कर देगा। पहला तरीका भी हमने क्या देखा, हम स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाएंगे और एक्सेल को वहां पे सर्च करेंगे। अब मैं इसको बंद कर देता हूं। अभी एक्सेल को ओपन करने का एक और तरीका है कि आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और कीबोर्ड की मदद से लिखेंगे एक्सेल। अब जैसे मैंने EXCEL लिखना शुरू किया तो उसने अपने आप सजेशन दिया कि आप एक्सेल को तो नहीं ढूंढ रहे हैं। मैंने एक्सेल पे क्लिक किया। एक ये मेरा दूसरा तरीका हो गया। अब इसी में हम आपको एक और नया तरीका बताते हैं। इसमें क्या है कि बिना माउस को यूज किए आप क्या करेंगे, जो मेरा स्टार्ट बटन का की होता है विंडो के अंदर जिसमें खिड़कियां बनी होती हैं 4, इसको हम स्टार्ट बटन की या विंडो की कहते हैं। इस विंडो की को प्रेस करके आप क्या प्रेस करेंगे, आर फॉर राजस्थान। हमने यहाँ पे क्या किया, विंडो की प्लस आर प्रेस किया तो ये मेरे सामने क्या ओपन हो गया, रन ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे जाके अगर लिखता हूँ एक्सेल और मैं एंटर प्रेस करता हूँ तब भी मेरा एक्सेल ओपन हो जाएगा। हमारे पास 3 अलग अलग तरीके हैं। इवन इनके अलावा भी और तरीके हो सकते हैं कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल अगर आपके डेस्कटॉप पे, आप उस पर डबल क्लिक करके एक्सेल को खोल सकते हैं। ये बात थी सिंपल एक्सेल को ओपन करने की कि मैं किस तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकता हूं। अब देखिए जब मैं इस पूरे शीट की बात करता हूं यहां पे मेरे को बहुत अलग अलग चीजें नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हमारी फाइल का नाम क्या है। यहां पे इसका नाम दिया गया है बुक 1 और साथ में दिया गया है एक्सेल। ये मेरा डिफॉल्ट नेम होता है। जब भी मैं कभी एक्सेल को ओपन करता हूं तो उसको एक डिफॉल्ट नेम दे दिया जाता है बुक 1। साथ ही ये एक्सेल इसलिए आ रहा है कि किस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ये मेरे को वो दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास कई अलग अलग मेन्यूज आते हैं। ये मेरा मिनिमाइज करने के लिए, ये बंद नहीं करेगा एप्लीकेशन को लेकिन छोटा करके नीचे ले आएगा। इस पर दोबारा क्लिक किया, ये मेरा टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज हो गया था। सेकंड बटन मेरा आता है जिसको हम रीस्टोर या मैक्सिमाइज भी कहते हैं। अभी देखिए लिखा आ रहा है रीस्टोर डाउन। वो क्या करता है, मेरी स्क्रीन के साइज को थोड़ा छोटा कर देता है। मैं डेस्कटॉप भी देख पा रहा हूं अपना और अपनी इस एप्लीकेशन को भी देख पा रहा हूं। लेकिन जैसे ही मैं इसको मैक्सिमाइज करूंगा ये क्या करेगा, फुल स्क्रीन पर ले आएगा। और लास्ट वाला बटन जैसे ही आप अपना कर्सर उस पर ले जाते हैं वो रेड हो जाता है, इसका मतलब वो डेंजर है। तो वो क्या कहता है जी, क्या क्लोज करना चाह रहे हैं, आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि ABCD इस तरीके से मेरे पास मल्टीपल कॉलम्स आ रहे हैं। ये मेरे क्या कहलाते हैं, कॉलम्स होते हैं। अक्सर हमने देखा है जो बिगनर्स होते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये ABCD रोज हैं कि कॉलम्स हैं। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, ABCD ये मेरे क्या हैं, कॉलम्स होते हैं और 1 2 3 ये मेरे क्या है, रोज हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग पूरा पैराग्राफ लिखते हैं, जनरली हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस तरीके से वर्क नहीं करते हैं। ज़्यादातर एक्सेल का जो यूज़ होता है उसमें हम टेबल्स बनाना चाहते हैं या टैबुलर फॉर्मेट में कोई भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, फॉर्मुलेशन लगाना चाहते हैं। जो एक्सेल का सबसे बड़ा फायदा होता है जो आप यूज़ करेंगे वो इसके फॉर्मूलाज हैं। और आने वाली सीरीज के अंदर मैं आपको अप टू 100 डिफरेंट फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर कैसे यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हम देख सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स मेरे पास हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये देखकर क्या लगता है कितने कॉलम्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। जनरली हमारा माइंड क्या कहता है कि ए से शुरुआत है तो Z तक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम ये स्क्रॉल बार को थोड़ा आगे करेंगे, देखिए X Y Z, लेकिन अगर मैं इसके बाद और आगे बढ़ता हूं तो मेरी सीरीज दोबारा से शुरू हो जाती है और वो क्या कहलाती है, AA AB AC AD। ये फिर कहां तक चलेगा, ए से लेके Z तक चलेगा, AZ तक। देन इसके बाद दोबारा से सीरीज हमारी शुरू होती है। फिर ये हमारा कहां से चलेगा, BA से लेके BZ तक। ये डिफरेंट मेरे सीक्वेंस इस तरीके से चलते रहेंगे। अब ये ऑब्वियसली बात है कि हमें A से लेके Z तक तो 26 कैरेक्टर पता है, लेकिन अब ये उसके बाद दोबारा से कैसे शुरू कर देता है, AA AB AZ, फिर शुरू किया BA BB BZ तक। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये आता है कि आखिर
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने। अब मैं यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ राइट साइड का एरो बटन दबाऊंगा और ये देखिए मेरे को कहाँ लेके आता है XFD। सो अब मैं अगर बिल्कुल शुरुआत में आना चाहता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एरो की का लेफ्ट बटन दबाऊंगा, ये मेरे को मेरे पहले कॉलम पे ले आएगा। आखिरी कॉलम पे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाऊंगा तो मैं सबसे आखिरी कॉलम पे आया। पहले पे आना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो मैंने दबाया तो मैं सबसे पहले वाले कॉलम पे आ गया। सो हमने देखा XFD, ये मेरा लास्ट क्या है, कॉलम है। अब आपके ऊपर एक्सरसाइज ये बनती है कि आपको मुझे ये ढूंढ के बताना है कि XFD नंबर्स में कितना है। तो ये चीज आप नीचे कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि XFD को अगर मैं नंबर्स में कन्वर्ट करूं तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने हैं। अब मुझे अगर सबसे आखिरी रो को चेक करना है, क्योंकि मेरे को ये तो पता है पहली रो नंबर 1 है, अब आखिरी रो को देखने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके जो मेरा डाउन एरो होता है मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये देखिए अब ये कितनी सारी रोज आपको एक सिंगल शीट में मिलती है। सो अब देखिए मैं देख सकता हूं कितना मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को रो टोटल मिलती हैं 10,48,576। सो ये हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है कि शीट देख के हमें कभी एहसास नहीं होता कि हम लोग इतना डेटा एक सिंगल शीट के अंदर पुट कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे 10,48,576। अब देखिए मैं फिर से कंट्रोल के साथ अप एरो दबाऊंगा, सो मैं सबसे पहले रो के अंदर आ गया। सो अब मैं यहाँ पे आपके सामने लिखता हूँ कि भाई अब मेरा कितना मिला हमें, 10,48,576। ये मेरा क्या है, लास्ट रो है। अब चलिए हमने ये समझ लिया कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है। अब ये हमें एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये एक बॉक्स है, इसको कहते हैं हम सेल। सो सेल का क्या मतलब होता है, सेल का मतलब होता है जहां पे एक कॉलम एक रो को इंटरसेक्ट करता है तो एक जो छोटा सा बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। अब हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है जो बिल्कुल यूनिक होता है, तो इसका हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हमें उस सेल को देखते ही समझ जाना चाहिए कि उसका सेल का एड्रेस क्या है। जैसे कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई कि ये यूनिक भी होता है, जैसे कि आपका नाम मेरा नाम, हमारे नाम कॉमन है, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम मनीष है, मेरे ही नाम के हजारों लाखों लोग इस दुनिया में हैं। लेकिन इसी तरीके से जैसे अगर मैं किसी एक सेल की, एक शीट की बात करता हूं तो यहां पे शीट के अंदर जो ये पर्टिकुलर सेल है इसका अपना एक यूनिक एड्रेस है। वो कैसे पता चलता है, सबसे पहले हमें सेल के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए उसके कॉलम नंबर को देखना है या कॉलम नेम आप कह सकते हैं। फिर हमने क्या करना है, उसके रो नंबर को डिफाइन करना है कि उसका रो का नंबर क्या है। सो अगर मैं यहां पे अपने सेल के ऊपर जाता हूं तो देखिए मेरा कौन सा कॉलम है, ये आई, और रो नंबर कितना है, 5। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सपोज मैंने कहा मैं इस सेल का एड्रेस देखना चाहता हूं तो इस सेल का एड्रेस कितना है, पी मेरा कॉलम है। अगर आप देखेंगे ओ और क्यू हाईलाइटेड नहीं है लेकिन पी हाईलाइटेड है, जो ये कहता है कि कॉलम नंबर पी सिलेक्टेड है और यहां से इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं 14। सो इस सेल का एड्रेस हो गया P14। सो आपको ये पता होना चाहिए अगर कोई एक सेल है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन, लास्ट सेल एड्रेस, जो मेरी लास्ट सेल है उसका एड्रेस क्या होगा। सो देखिए अब मुझे पता है कि मेरा आखिरी कॉलम नंबर कितना है, XFD, और मेरा आखिरी रो नंबर कितना है, 10,48,576। तो हम यहां पे लिखेंगे XFD 10,48,576। सो ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा लास्ट सेल का एड्रेस है। अब कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई वैल्यू लिखते हैं और वो वैल्यू उसमें पूरा नहीं आ पाता तो उस सिचुएशन पे वो क्या करता है, चीजों को हाइड कर देता है। अब मुझे क्या करना है, ये सेल को इतना बड़ा करना है कि जो अंदर लिखी हुई वैल्यू है वो छुपे ना, वो हाइड ना हो जाए, हिडन ना हो जाए। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरा ए एंड बी कॉलम के बीच की कोई वैल्यू है तो मैं यहाँ पे ए एंड बी के बीच में जब मेरा कर्सर कुछ इस तरीके से ब्लैक हो जाएगा मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, इसको हम कहते हैं ऑटो कॉलम विड्थ।
सो इससे क्या हुआ, उस कॉलम की ऑटो कॉलम की मेरी विड्थ बढ़ गई जब मैंने यहाँ जाके डबल क्लिक किया। सो अब उसको जितने भी सेल में उसको जगह चाहिए थी उसने ऑटोमेटिकली उसको उतना दे दिया। अब हम चाहें तो जब मेरा कर्सर ऐसा होता है इसको मैं लेफ्ट क्लिक माउस की मदद से चाहूँ तो इंक्रीज कर सकता हूँ, चाहूँ तो डिक्रीज भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन डबल क्लिक करने से वो ऑटोमेटिकली जितना सेल को एड्रेस की जरूरत है ऑटोमेटिकली उतना दे देगा। अदरवाइज आप अपना मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहूँगा क्योंकि लास्ट सेल एड्रेस थोड़ा आगे तक जा रहा है, इस पर जाके हमने डबल क्लिक किया, इसको इतना सेल आ गया। अब ये भी मेरा थोड़ा आगे तक जा रहा है तो इसको मैंने डबल क्लिक किया और इसने ऑटोमेटिकली कॉलम को उस विड्थ के हिसाब से सेट करा दिया। अब हमें ये पता चल गया कि कॉलम किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं और सेल का एड्रेस। अब जैसे कि मैंने कहा कि इस सेल का एड्रेस था P14। सो इसको एक तरीका क्या था कि मैं यहाँ पे कॉलम नेम देखूं, रो नंबर देखूं, इसके अलावा हमारे ये नेम बॉक्स मेरे पास होता है। तो इस नेम बॉक्स के अंदर जब मैं जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो उसका एड्रेस होता है वो मेरे को यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं L6 मुझे दिख रहा है। सेम वे में अगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होगा, सो आप मुझे बताएंगे। सबसे पहला कॉलम नंबर क्या है मेरा A और रो नंबर कितना है 1। कितना आसान था। सो जैसे कि अभी हमने देखा, हमने बहुत ही बेसिक चीजें अभी आपको बताई हैं जिसमें मैंने आपको बताया फर्स्ट सेल, लास्ट सेल, रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं। इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो मैंने ऑटो कॉलम विड्थ को एडजस्ट करना आपको बताया कि जिसमें हम डबल क्लिक करते हैं और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इसको आप देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि आपने वर्ड एक्सेल अगर किया है तो ये आपके सामने एक मेन्यू बार नजर आता है। सो इस मेन्यू के अंदर क्या कहता है, ये हमारा बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये मेरे कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं। देन जो ये सेल एक बॉक्स है मेरा, इसको अगर मेरे को बाउंड्री देनी है तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज देने के तरीके होते हैं। अगर किसी सेल को हाईलाइट करना है, अगर मैंने कहा जी लास्ट सेल को मेरे को हाईलाइट करके दिखाओ, तो यहाँ से हाईलाइटर होता है, आप किस कलर से उसको फिल करके उसको हाईलाइट करना चाहते हो। सो यहाँ से मैंने एक पर्टिकुलर सेल के ऊपर मैं जाता हूँ और कोई भी कलर दे देता हूँ तो वो सेल उसको हाईलाइट कर देता है। ये मेरा फ़ॉन्ट कलर होता है। सो फ़ॉन्ट कलर अगर मैं रेड कलर से लिखना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल रेड पे क्लिक किया, और कोई और दूसरा कलर लेना है तो उस कलर के ऊपर हम क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको इटैलिक करना चाहता हूँ, या मैं इसको अंडरलाइन देना चाहता हूँ, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ये एज अ स्विच की तरह काम करता है। आपने क्लिक किया, एप्लीकेबल हो जाएगा, दोबारा क्लिक कर देंगे, वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एज वेल एज आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट भी अगर चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसा फ़ॉन्ट आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटर लगता है, या आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, किसी को दिखाना है ये डेटा, सो आप उसको उस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करना है, एक एक साइज़ वो जो सीक्वेंस में नंबर आएगा, जैसे 18 के बाद सीधे मैं जंप करता हूँ 28, 20 के बाद 22 आ रहा है, सो ये इंक्रीज़ कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो लगातार डिक्रीज़ करता है। सो इसमें जो ये सीक्वेंस बने होते हैं ये इसकी बात कर रहा है कि एक एक साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा हूँ। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 24, 26 के बाद सीधे 36 आता है। सो जरा एक बार इसको भी चेक करते हैं कि ये मेरा 2 का इंक्रीमेंट कर रहा है या सेम सीक्वेंस को फॉलो करता है। तो ये क्या करता है, जनरली सेम सीक्वेंस को फॉलो करता है। मतलब अब 28 के बाद मैं क्लिक करूंगा तो कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए, ठीक है। फिर मेरा 48 आना चाहिए। तो ये मेरा फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा फ़ॉन्ट का साइज डिक्रीज होता है। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे भी चीज़ें आप बनाना चाहते हैं, जनरली हम इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब मुझे कोई हेडर देना होगा। सो हेडिंग हमारी शुड बी बोल्ड होना चाहिए, थोड़ा अलग से नज़र आना चाहिए, फ़ॉन्ट कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड में भी कलर होना चाहिए, ये चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही मेरा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है तो देखिए मेरी रो की विड्थ भी बढ़ जाती है। सो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो ऑटो एडजस्ट कर देता है, अदरवाइज आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरीके से जो रो की विड्थ है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट्स का नंबर आता है। तो जनरली हमने वर्ड एक्सेल में क्या सीखा था कि लेफ्ट अलाइन लिखना है, राइट सेंटर अलाइन लिखना है, या राइट अलाइन लिखना है। तो ये 3 अलाइनमेंट हमारे पास अवेलेबल होती है। एक्सेल में अब एक एक्स्ट्रा अलाइनमेंट हमें मिलता है कि वो टॉप अलाइन होना चाहिए, ये ऊपर की तरफ लिखेगा, सेंटर अलाइन होना चाहिए, सेंटर में लिखेगा, या फिर ये आपका बॉटम अलाइन, सो ये नीचे की तरफ लिखेगा, टॉप सेंटर बॉटम। सो मैंने कहा अगर कोई हेडिंग मुझे एकदम सेंटर में लिखनी है तो मैं वर्टिकल
इस तरीके से हम कहते हैं वर्टिकली भी मैं सेंटर में लगा सकता हूं, और यहां से मैंने कहा हॉरिजॉन्टल भी सेंटर में लगा दिया। अब ये इस सेल के बीचों बीच लिखा गया है, और सबसे इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, अगर मैं इस कॉलम की विड्थ भी इंक्रीज करता हूं और रो की हाइट भी इंक्रीज करता हूं, तब भी ये क्या करने वाला है, उसको सेंटर के अंदर ही रखेगा। तो जनरली हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जहां पे यूजर्स को ये इशू आ रहा होता है कि उन्होंने हेडर तो बना दिया, लेकिन अब उसको अलाइनमेंट का इशू आ रहा है, तो वो अलाइनमेंट की इशू हम यहां से सेट कर सकते हैं। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर और है। सपोज हमने कहा फर्स्ट हेडिंग, हमने कोई भी नाम दे दिया इसको, और मैं चाहता हूं, देखिए अब इसके अंदर मेरे पास और क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, वो होता है यहां से डायरेक्शन ऑफ दी कंटेंट। जो मैंने कंटेंट लिखा है मैं उसकी ओरिएंटेशन चेंज करना चाहता हूं, डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूं। मैंने कहा इसको मैं वर्टिकली करना चाहता हूं। देखिए फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, और इसको आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी क्लॉकवाइज हेडिंग के अंदर सेट करना चाहता हूं, एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये देखिए अलग अलग तरीके से इसके नाम आप देख सकते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। सो अब हमने कहा सिंपल में वर्टिकली टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। अब इसमें और क्या चॉइसेस आपको मिलती है, रोटेट टेक्स्ट अप। अब ये देखिए फर्स्ट हेडिंग नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, अगर आप ध्यान देंगे। पहले क्या था, वर्टिकल टेक्स्ट था, ऊपर से नीचे लिख रहा था, गैप्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने अब आपको यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट अप का जो दिया है, इसमें क्या कर रहा है, वो एक तो हेडर को प्रॉपर तरीके से सेट कर रहा है, कम एरिया कंज्यूम करके आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी हम इसमें दोबारा जाते हैं। अगर मैं इसको टेक्स्ट डाउन कर दूंगा, सो फर्स्ट हेडिंग मेरे को इस तरीके से लिखना शुरू होगा। बाकी काम आप अपने अलाइनमेंट्स की मदद से कर सकते हैं। कहाँ लेके आना है, कैसे लाना है, ये सारी चीज़ें आप इन अलाइनमेंट्स की मदद से भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि अब ये सारी चीज़ें मेरे को अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करना है, मैंने कहा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। सो यहाँ से आपको पूरा ये मेन्यू मिल जाता है इस सेल की अलाइनमेंट के लिए। तो अभी ओरिएंटेशन की बात थी, तो हम सिर्फ ओरिएंटेशन पे डिस्कस करेंगे। सो मैंने कहा इसको मैं नॉर्मल टेक्स्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैंने 0 डिग्री पे इसको सेट किया और ओके करा दिया। मेरा जो हेडर था उसको मैंने मॉडिफाई किया, दोबारा से उसको नॉर्मल हेडर बना दिया। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, आप यहाँ एक परसेंटेज के अंदर टेक्स्ट को अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। तो सपोज मैंने कहा 15 डिग्री पे मेरे को इसको दिखाना है, ये देखिए। सो यहाँ पे मैंने उसको 15 डिग्री के हिसाब से करके दिखाना शुरू किया। आप इसको अगर 45 डिग्री पे लेके आना चाहते हैं, ये देखिए। सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरीके हैं जिनका आप यूज करके एक सेल के साथ प्ले कर सकते हैं। ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे लेके आएंगे तो उसको माइनस कंसिडर करेंगे। प्लस 90 डिग्री करना है, ठीक है, माइनस 90 डिग्री करना है, तो ये आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं। जो अभी हमने अलाइनमेंट्स की बात की, ये मेरे को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट यहाँ से मिलता है। तो ये हमने कुछ चीज़ें अभी सीखी हैं, यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि मेरे को ये 3 सेल्स मिला के, हो सकता है कि ये मेरा माय फर्स्ट डे इन एक्सेल, सो मेरा पहला दिन है एक्सेल में, मैं चाहता हूं कि ये यहां से लेके यहां तक इन 3 कॉलम्स की हेडिंग बन जाए, सेंटर के अंदर आए। सो यहां पे मेरे पास एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है कि जितने भी कॉलम, यहाँ पे अब मेरे कितने सेल यूज होने वाले हैं, 3 कॉलम्स का यूज कर रहे हैं, A1 सेल, B1 सेल और C1 सेल, 3 सेल यूज हो रही हैं और 3 कॉलम के अंदर हम इसको मर्ज करना चाहते हैं। तो मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो वो क्या करेगा, सेल का जो एड्रेस है वो A1 ही रखेगा, लेकिन अब आपको यहाँ पे B1 और C1 नाम की सेल अवेलेबल नहीं होंगी। उसने क्या किया, तीनों सेल को मिला के मर्ज कर दिया, एक प्रॉपर हेडिंग बना दी। हमने इसको बोल्ड किया, हमने कहा हम इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं, हमने कोई ग्रे कलर दिया, इसके ऊपर हम कोई फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, इसके ऊपर मैंने ब्लू कलर डाल दिया, तो इस तरीके से नज़र आ रहा है। एज वेल एज मैं क्या चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दिया जाए, 22 का साइज़ ले लिया। देखिए इसने क्या किया, उसको 22 के साइज़ में प्रॉपर हेडिंग की तरह दिखाया। अब मैं इसको बोल्ड करना है, हटाना है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस सेल के चारों तरफ एक बॉर्डर आए। सो यहाँ से मेरा सेल का बॉर्डर होता है, मैंने यहाँ से थिक बॉर्डर दे दिया और ये देखिए इस तरीके से एक बॉर्डर मुझे नजर आ रहा है। अब
टॉप में या लेफ्ट में आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये थिक बॉर्डर जैसे कि मुझे यहाँ दिख रहा है, इसी तरीके से लेफ्ट और टॉप में भी नज़र आएगा। सो हमने क्या देखा कि कैसे हम कलर फिल कर सकते हैं, हम कैसे फ़ॉन्ट का कलर इसमें डाल सकते हैं। ये हमने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपने इससे पहले बहुत बार सीखा होगा, जस्ट हमने एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए बना के दिया। इन केस अगर आज आपका पहला दिन है एक्सेल के अंदर, तो किस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। अभी आपने अगर एक छोटी सी चीज़ का ध्यान दिया हो कि मैं अगर कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, लेफ्ट अलाइन होती है। लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड से लिखी हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, तो जैसे ही मैंने नंबर लिखा तो वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे लाइन हो गया। सो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इतना स्मार्ट बनाया गया कि वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है क्या नंबर है और क्या टेक्स्ट है। अब यहीं पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 ए। मैंने लिखा 1 2 3 मेरा नंबर था, लेकिन ए मेरा क्या था, टेक्स्ट था। अब मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ या माउस से कहीं और क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पता चलता है कि उसने उसको लेफ्ट अलाइन ही रखा, क्योंकि उसने इसको नंबर कंसिडर ना करके टेक्स्ट कंसिडर्ड किया, क्योंकि ए इसमें एक टेक्स्ट आ गया था। सो नंबर और टेक्स्ट के अंदर डिफरेंस होता है, क्योंकि नंबर की हम कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। सो अलाइनमेंट भी हमने देखा कि लेफ्ट अलाइन मेरा टेक्स्ट अपने आप हो जाता है। यस, आप उसको बाद में बदल सकते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कंसिडर करता है। लेकिन जब हमने नंबर लिखा वो ऑटोमेटिकली राइट अलाइन हुआ, लेकिन जहां मैंने नंबर और टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन में डाला तो सिस्टम ने उसको भी एज अ टेक्स्ट ही कंसिडर किया और वो लेफ्ट हैंड साइड से आपको हाईलाइट करके दिया। अब हमने लिखा अमाउंट, मैं कोई वैल्यू लिखना चाहता हूं और मैंने लिखा 100 रुपीज। मैं एंटर प्रेस करता हूं, वो राइट हैंड साइड में मूव ऑन हो गया, ये भी हमने सीखा। अब अगर मुझे यहां डॉलर का सिंबल चाहिए, ये देखिए हमने सिंपल डॉलर के सिंबल पे क्लिक किया तो वो $100 हो गया। सो इन केस अगर आप अदर देन डॉलर यहाँ पे कोई करेंसी यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ये डॉलर के सिंबल के साथ ही आपको एक फील्ड दी गई है जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं। अगर आप यूनाइटेड किंगडम का करेंसी सिंबल लगाना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं, यूरो का सिंबल है, चाइनीज येन होता है, तो इनमें से अगर आप कोई भी आपको सिंबल चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, क्या हमारा इंडियन रुपी का सिंबल सिस्टम में अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि वी आर इंडियंस। सो हमारा फोकस कहीं ना कहीं ये रहेगा, यार इंडियन नंबर्स भी तो होना चाहिए। सो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे और हम करते हैं मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, इसमें जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम सिंबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया का नाम सर्च करना पड़ेगा और इंडिया का नाम सेलेक्ट करते ही आपको इंडियन रुपी विजिबल हो जाएगा। ये देखिए हम इसको लगातार डाउन कर रहे हैं, अपना रुपी का सिंबल। सो बंगला में आप यूज़ करना चाहते हैं, इंग्लिश वो भी इंडियन, या हिंदी में लेना चाहते हैं तो आप उसको सिंपल क्लिक कर देंगे और जैसे मैं ओके करता हूँ ये देखिए आपको एक्सेल के अंदर इंडियन रुपी का सिंबल विजिबल हो जाएगा। अभी हम एक और छोटा सा पॉइंट लेते हैं। मैं चाहता हूं जो ये पर्टिकुलर कॉलम है इसकी हाइट मुझे सिर्फ इतनी चाहिए, लेकिन जो कंटेंट है वो मेरे को पूरा एक ही सेल में लिखा होना चाहिए। अभी तो ये क्या है, दूसरी सेल में जंप कर रहा है। अगर मैं अगली सेल में कुछ लिख दूंगा तो मेरा कंटेंट हाइड हो जाएगा। अब मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आगे क्या लिखा है। इसको देखने के लिए मेरा फॉर्मूला बार होता है, इसमें मुझे अपना कर्सर या इसके ऊपर मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि लिखा गया, लेकिन शीट में मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। सो फॉर्मूला बार में दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास वैल्यू नहीं है, उसके पास इतनी स्पेस नहीं है कि वो उतने स्पेस के अंदर चीजों को दिखा पाए। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से wrap टेक्स्ट, वो कहता है अगर आप सीधे नहीं लिख पा रहे हैं तो जो रो की विड्थ है इसको बढ़ा दें। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया, आगे लिखने की जगह नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, इसने रो की विड्थ को बढ़ा दिया और आपका पूरा डेटा उस सेल के अंदर विजिबल करा दिया। सो इसको मैं एक और एग्जांपल आपके सामने पुट करना चाहूंगा। दिस इज फॉर योर रेफरेंस। ये मैंने एक सेल लिखा। अब मेरा क्या टारगेट है, मैं ये चाहता हूं कि ये अगले सेल कॉलम में ना जाए या अगली सेल में ना जाए, इसी सेल में रहते हुए मुझे ये पूरा कंटेंट इसी सेल में चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, wrap टेक्स्ट। अब ये देखिए इस सेल को जो भी मैंने कंटेंट लिखा था इसके अंदर ये सेट करने के लिए मेरे, अब इसने क्या किया, उसको 4 लाइंस के अंदर दिखाया, लेकिन वो 4 लाइंस मेरी कौन से G11 नाम की रो के अंदर ही, जो मेरा
G11 सेल का रेफरेंस है उसी के अंदर आ रहा है। इसने रो की विड्थ को ऑटोमेटिकली इंक्रीज किया ताकि वो कंटेंट मेरा यहाँ पे आ जाए। अब मैं इसको हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ये देखिए अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर दूंगा, ये ऑटोमेटिकली जितना स्पेस इसको चाहिए ऑक्यूपाइड कर लेगा। अभी हम एक और चीज़ देखेंगे, अगर मेरे को पूरा सेल सेलेक्ट करना है तो मैं सेल पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन अगर मेरे को पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो ये कॉलम के नेम पे गए और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हो सकता है वहाँ पे एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज सेलेक्ट हो जाएंगी। अब मैं अगर डिलीट प्रेस कर देता हूँ तो जितनी भी वैल्यूज हों इस कॉलम के अंदर वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर मेरे को एक रो को सिलेक्ट करना है तो रो के ऊपर गया और मेरा कर्सर फिर से चेंज हो जाता है और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये रो मेरी सिलेक्ट हो गई है। और मैं डिलीट करता हूँ तो इस पूरे सेल के अंदर, इस पूरी रो के अंदर जितना भी डेटा था वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। और जब हम ये सिलेक्शन करते हैं तो मैं इसको एरो की मदद से ऐसे नीचे ड्रैग करके भी ला सकता हूँ। अब जितना मेरा एरिया सिलेक्टेड है, मैं चाहता हूँ ये पूरी जितनी भी मैंने रो सिलेक्ट किया डेटा डिलीट हो जाए, तो मैं सिंपल डिलीट प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल Z दबाएंगे तो मैं चीज़ों को अनडू भी कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इनका सबको जितना भी कंटेंट लिखा है वो बोल्ड हो जाए। ये देखिए मैंने सिंपल बोल्ड दबाया तो जितना एरिया मेरा सिलेक्टेड था ये इम्पैक्ट मेरा वहाँ पे रहा है। एज वेल एज इसका एक और फायदा होता है कि अगर मैं यहाँ पे किसी कॉलम, अब मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा इस सेल के अंदर वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड होके आएगी, क्योंकि मैंने इनकी पूरी प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया था, बोल्ड कर दिया था। ये देखिए अब कोई भी सेल, बेशक उसमें कुछ नहीं लिखा है लेकिन मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके उसको बोल्ड कर दिया तो सारी चीजें बोल्ड होके नजर आएंगी। नेक्स्ट हम इसमें देखने वाले हैं कि अगर आप वीक डेज यहाँ पे लिखते हैं मंडे, और देखिए जब आप इस कर्सर के कॉर्नर पे आते हैं तो आपको एक छोटा सा बॉक्स नजर आता है। जब आप अपना कर्सर इस पर ले जाएंगे तो प्लस का सिंबल आएगा, इस प्लस पे आना है, प्लस का सिंबल बनेगा और आप माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जब आप इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए मंडे से लेकर संडे तक सारा इसने फिल कर दिया। अब हम डी एंड ई के बीच में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे ताकि जितना स्पेस उसको चाहिए उसने ऑक्यूपाइड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मैं इसको ड्रैग करके और नीचे तक ले जाऊं, संडे के बाद ले जाऊं, तो ये क्या करेगा, मंडे ट्यूसडे इस तरीके से रिपीट करना शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आप इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, मंडे के लिए MON लिखते हैं और आप इसको नीचे ड्रैग करते हैं तो आपको रियलाइज होगा कि ये मंडे से लेकर संडे तक सारी चीजें लिख के रहेगा। इसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, हमने लिखा जनवरी और मैं इसको सिंपल फिर से इसी तरीके से ड्रैग करूंगा, कॉर्नर पे गए, जब मेरा कर्सर चेंज हुआ लेफ्ट क्लिक दबाया और मैं नीचे तक ले आया। ये देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक लिखा, डबल क्लिक करेंगे, जितना कॉलम को विड्थ चाहिए उतना ले लेगा। इसको हम शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं जनवरी, इसको हम ड्रैग करके नीचे तक लाते हैं, ये देखिए नीचे तक आपको पूरी डिटेल आ गई। अब अगला कंसेप्ट आता है, अगर क्या मैं कलर को इस तरीके से लिखना चाहूँ, चलिए देखते हैं। अब मैंने हम रेड लिखा और रेड को अगर मैं ड्रैग करके नीचे तक लाता हूँ तो वो रेड ही दिखाने वाला है, क्योंकि एज सच कोई सीरीज नहीं बनती है कि रेड के बाद ग्रीन आएगा कि ब्लू आएगा, इस वजह से उसने रेड को ही नीचे तक ड्रैग करके आपको दे दिया। सो ये हम क्या कहते हैं कि एक सीरीज हमारे सिस्टम में ऑलरेडी क्रिएटेड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपकी हेल्पिंग के लिए ये सारी चीजें बना के दी हैं। अब देखिए अगर हम नंबर्स के साथ प्ले करते हैं, मैंने कहा नंबर 1 लिखा मैंने, मैं ड्रैग करके नीचे तक लाता हूं तो ये 1 लिखता है। अब मैं यहीं पे 1 लिखता हूं और देखिए मैं दोबारा यहां गया और अपना कर्सर यहां पे लाया और मैं थोड़ा सा वेट करूंगा और यहां पे मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल। अब ये देखिए प्लस के ऊपर एक छोटा सा प्लस आपको नजर आएगा, कंट्रोल छोड़ दिया, हट गया, कंट्रोल दबाया, आ गया। अब मैंने माउस का लेफ्ट क्लिक किया, कंट्रोल दबा हुआ है, माउस के लेफ्ट क्लिक को मैं नीचे ला रहा हूं और ये देखिए मेरी काउंटिंग इसने लिखना शुरू कर दिया। पहले माउस छोड़ा, उसके बाद कंट्रोल छोड़ा। सो कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हैं, मैं इसको एक बार डिलीट करते हैं, ये चीज आपको मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा। 1 के ऊपर गए और मैंने कंट्रोल दबाया। अब कभी कभी क्या होता है कि जो नए यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है ये 111 ले आएगा। सो आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पे आए, कंट्रोल दबाएं, माउस का लेफ्ट क्लिक से आप इसको नीचे तक लाएंगे तो पहले माउस का लेफ्ट क्लिक छोड़ना है, फिर कंट्रोल छोड़ना है। अगर हम यहाँ पे टेबल्स बनाना चाहते हैं तो टेबल के लिए मेरे सिस्टम को इतना, एक्सेल को इतना स्मार्ट बनाया गया है, यहाँ पे आपको 2 डिजिट लेनी है, पहला डिजिट 2, सेकंड डिजिट 4। अब मैं कंट्रोल भी नहीं दबाऊंगा, मैं सिंपल इसको ड्रैग करूंगा और इसने 2 का टेबल लिख दिया। इसी तरीके से मैं 3 का टेबल लिखना चाहता हूं, हमने यहाँ पे 6 लिखा, हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया और माउस के लेफ्ट क्लिक से मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आता हूं। सो बेसिकली यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को टेबल्स नहीं पता,
वो बेसिकली क्या करता है, दो डिजिट जो दी गई हैं इनके बीच के कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। सपोज मैंने लिया 5 एंड मैंने लिया 9। अब ये 5 का टेबल नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट किया। डिफरेंस इज 4। अब मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक आऊंगा, +4 करके ये देखिए नीचे आपकी सीरीज को फिल कर देगा। इतना ही नहीं, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 200, मैं वैल्यू को माइनस में कर रहा हूं, मैंने -50 किया है। सो मैं इसको ड्रैग करके नीचे तक लाया, पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब हम इसको ड्रैग करके नीचे तक लाएंगे तो एक टाइम आएगा जब वो 0 आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे जब हम जाएंगे तो -50 -100 वो इस तरीके से इसको फिल करेगा। सो उसने क्या किया, -50 का डिफरेंस लगातार फिल किया और लास्ट मोमेंट पे आपको माइनस में वैल्यू दे दी। सो बेसिकली क्या है, ये एक्सेल के साथ प्ले करना है। सो एक्सेल में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप ये सोच सकते हैं कि एक्सेल अगर हम बात करें तो अपने आप में इटसेल्फ है ह्यूज सॉफ्टवेयर। लोग इस पे पेरोल भी मैनेज कर रहे हैं, लोग इस पे अपनी अकाउंटेंसी भी मैनेज कर रहे हैं। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेल को इतना फ्लेक्सिबल बनाया गया है। सो अगला कंसेप्ट मेरा क्या आता है कि सपोज मैंने MON तो लिख दिया, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखने वाला हूँ। मैंने कहा MON तो लिखा है, DAY और लिख देते हैं। लेकिन जैसे ही आप DAY लिखते हैं तो वो क्या करता है, पहली वैल्यू को ओवरराइड कर देता है। तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ओवरराइड मोड आपको मिलता है। हमने Ctrl+Z दबाया। अगर आपको किसी भी सेल में लिखना है तो आप क्या करोगे, उस सेल को पहले एक्टिव करोगे। सो एक्टिव करने के लिए या तो क्या होता है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला बार के अंदर जाके सिंपल क्लिक कर दूं और यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर दूं, सो ये मेरा आ गया। अदरवाइज इसका शॉर्टकट दिया गया F2। अगर आप कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे सो मैं वहां पे सेल को एक्टिव कर देगा F2, और मैं उसमें जो भी फर्दर नया लिखना है कर सकते हैं। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, डबल क्लिक करूंगा उस सेल के अंदर, मेरा सेल एक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। अब मेरा अगला कंसेप्ट आता है, हम जानबूझ के यहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं और हम चाहते हैं कि एक्सेल वो एरर्स को फाइंड आउट करे, तो उसका शॉर्टकट होता है F7। सो ये कहता है कि आप बिगनिंग से चेक करना चाहते हैं, हमने कहा यस। अब देखिए ये कहता है ट्यूसडे, यहां पे स्पेलिंग के अंदर हमने S मिस किया था। सो ट्यूसडे पहली एरर, चेंज करना है कि इग्नोर करना है, मैंने कहा चेंज कर दो। वेडनेसडे यहाँ पे हमने फिर से चेंज किया और सेल के अंदर कहता है कोई और फर्दर मिस्टेक्स नहीं है। मैं चाहता हूं इस फाइल को सेव करके रखा जाए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सो हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो पहली बार अगर फाइल सेव हो रही है वो हमेशा सेव एज खुलता है। ये देखिए मैं Ctrl+S हमारा शॉर्टकट होता है, या फिर हम फाइल के अंदर जाके सेव भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको Ctrl+S के थ्रू बता रहा हूं, दोनों सेम है। Ctrl+S दबाया, लेकिन अगर आप ध्यान दें मैंने दबाया Ctrl+S सेव के लिए, लेकिन इसने खोला सेव एज, क्योंकि कोई भी फाइल जब पहली बार आप सेव करते हैं उसको एक नेम चाहिए, उसको एक घर चाहिए, उसकी एक लोकेशन चाहिए, कहां पे आप उस फाइल को रखना चाहते हैं। सो मैंने कहा ब्राउज, और मैं चाहता हूं इसको अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे रखा जाए, या फिर आप माय डॉक्यूमेंट में, या इवन अगर आप अपनी किसी और ड्राइव के अंदर डेटा सेव करना चाहते हैं सो उसके अंदर आपको काम करना होगा। सो फिलहाल मैंने कहा डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूं, और मैंने कहा माय फर्स्ट डे विद एक्सेल, और हमने इसको सेव कर दिया। जैसे ही हमने इसको सेव किया ये देखिए मेरे फाइल का बुक का जो नेम आता है इनिशियली वो रिप्लेस हो गया, माय फर्स्ट डे विद एक्सेल आ गया। सो हम ये देख सकते हैं कि हमने जो भी फाइल बनाई उसको सेव कर दिया। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट होता है कि हम फाइल को सेव एज करना चाहते हैं। तो सेव एज के लिए फाइल में गए, सेव एज किया। सेव और सेव एज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अब मैं पुरानी एग्जिस्टिंग फाइल में कोई भी चेंजेस करूंगा तो वो सेव कहलाएगा, लेकिन अगर मैं फाइल का नाम बदलना चाहता हूं या उसकी लोकेशन चेंज करना चाहता हूं तो मैं उसको सेव एज करूंगा। जब हम सेव एज करेंगे ये फर्दर मुझसे पूछेगा कि कहां पे आप फाइल को रखना चाहते हैं, उसका क्या नाम रखना है। आप इस तरीके से सेव एज कर सकते हैं। ये देखिए हमने जो फाइल बनाई थी वो मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे नजर आ रही है। अब मैं डबल क्लिक करके इस फाइल को भी ओपन कर सकता हूँ। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि आज आपने एक्सेल के अंदर वो क्या सीखा जो आप अब से पहले नहीं जानते थे, या फिर कोई ऐसी चीज जो आपके सामने थी लेकिन कभी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या हो सकता है मेरे इस वीडियो की वजह से आपकी लाइफ में कम से कम एक चेंजेस आया हो जहां आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो प्लीज इसको कमेंट करके बताइएगा। जैसे मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट डे इन एक्सेल था, अब मैं आपके लिए अगली एक वीडियो बनाऊंगा सेकंड डे इन एक्सेल, जिसके अंदर मैं आपको फर्दर जो हमारे मेन्यूज होते हैं इसको कवर अप करेंगे, और आने वाले कुछ सेशन के अंदर हम लोग इसी तरीके से
डे बेसिस पे आपको एक्सरसाइज करके दिखाई जाएगी कि डे 1 पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो क्या करेंगे, डे 2 पे अगर आप शुरुआत कर रहे हैं सो किस तरीके से आप काम कर सकते हैं, और हम एक्सपर्ट लेवल तक जाएंगे जिसमें हम आपको फर्दर फॉर्मूलाज कैसे इंप्लीमेंट करना है ये भी सिखाया जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।